आज हम उस विशाल पर्वत श्रृंखला की बात करने वाले हैं जो हमारे लिए सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं है। हिमालय। हमारे सोर्स बताते हैं कि इसने हमारी कहानियों से लेकर हमारी किस्मत तक मतलब सब कुछ तय किया है। बिल्कुल, ये सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां नहीं है। सदियों से साधु, संत, कवि, कलाकार हर कोई यहाँ प्रेरणा के लिए आता रहा है। हिमालय की गोद में एक अलग ही ऊर्जा है, एक अलग ही वो खिंचाव है। और ये खिंचाव सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, इसका एक बहुत ठोस भौतिक असर भी है। जैसे ये पूरे देश के मौसम को कंट्रोल करता है। सोचिए, अगर हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाएं हमें कहाँ पहुंचाती। सही बात है। और मौसम से भी बढ़कर ये हमें जिंदगी देता है इसकी नदियों के जरिए। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन्हीं नदियों के मैदानों में देश की 1/3 से ज्यादा आबादी बसती है और उन्हीं से उनकी समृद्धि जुड़ी है। तो चलिए इसी जीवनदायिनी शक्ति से मतलब पानी से शुरू करते हैं। हमारे सोर्स साफ कहते हैं कि भारत के जल संसाधनों को बनाए रखने में हिमालय का रोल सबसे बड़ा है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों महान नदी प्रणालियां यहीं से निकलती हैं। और इन नदियों की ताकत दोहरी है। एक तरफ ये सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत हैं, जो हमारे खेतों और घरों को चलाती हैं। दूसरी तरफ इनमें बिजली बनाने की यानी जल विद्युत की अपार क्षमता छिपी है। आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। इन 3 नदियों का कुल जल ग्रहण क्षेत्र मतलब कैचमेंट एरिया 666 अरब घन मीटर का है। 666। हाँ। और यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि इस विशाल मात्रा का मतलब क्या है। इसमें से 245 अरब घन मीटर पानी हर साल सिर्फ और सिर्फ हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने और बारिश से आता है। 245 अरब घन मीटर सिर्फ इन 3 नदियों से। जी। इस आंकड़े को ऐसे समझिए कि ये पानी पूरे उत्तर भारत की खेती को अकेले दम पर जिंदा रखता है। हमारा जो क्या कहते रोटी का कटोरा है वो दरअसल हिमालय की बर्फ से भरा है। कमाल है। मतलब ये एक तरह की सेल्फ सस्टेनिंग मशीन है। गर्मी में बर्फ पिघलती है, मॉनसून में बारिश होती है और नदियां हमेशा भरी रहती है। बिल्कुल। और इसका एक और फायदा है जो हमें ऊपर से दिखाई नहीं देता। यही पानी धीरे धीरे रिस कर जमीन के नीचे जाता है, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर लेवल बना रहता है। जिन हैंडपंप और कुओं पर गांव के गांव निर्भर हैं, उनकी जान भी हिमालय से आने वाले पानी में ही बसती है। तो पानी वो खजाना है जो पहाड़ों से बहकर हम तक आता है। लेकिन पहाड़ों के अंदर क्या छिपा है? सोर्स खनिजों की बात करते हैं। ईंधन, परमाणु खनिज, कीमती पत्थर और भी बहुत कुछ। हाँ, लेकिन ये एक ज्यादा पेचीदा कहानी है। जिस भूगर्भीय हलचल ने इन ऊंचे पहाड़ों को बनाया, उसी ने इनके नीचे खनिज भी दबा दिए। पर इन तक पहुंचना वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये खनिज नॉन रिन्यूएबल हैं, मतलब एक बार खत्म हो गए तो दोबारा नहीं बनेंगे। और शायद इसीलिए सोर्स अंधाधुंध खनन और ब्लास्टिंग को लेकर चेतावनी देते हैं। ऐसा लगता है कि खजाना निकालने की कोशिश में हम खजाने को ही तबाह कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा खतरा है। और अब जब हमारे पारंपरिक ईंधन स्रोत तेजी से घट रहे हैं, तो ध्यान गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर जा रहा है। सोलर, विंड और खासकर जियोथर्मल यानी भूतापीय ऊर्जा। ये दिलचस्प है। सोर्स बताते हैं कि हिमालय के कई हिस्सों में गर्म पानी के झरने, कुछ तो उबलते हुए भी। क्या ये एक वैकल्पिक ऊर्जा का संकेत है? ये एक बहुत बड़ी संभावना है। ये गर्म पानी जमीन के नीचे की गर्मी की वजह से है। अगर हम इस गर्मी को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएं, तो ये पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ऊर्जा का एक साफ सुथरा स्रोत बन सकता है। चलिए अब उस संसाधन की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है, जंगल, जिसे हमारे सोर्स हरा सोना कहते हैं। और ये नाम बिल्कुल सही है। आंकड़ों के मुताबिक हिमालयी क्षेत्र में 32,53,100 हेक्टेयर जमीन पर जंगल फैले हुए हैं। 32,53,100 हेक्टेयर। जी, ये हमारी जलवायु और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बेहद जरूरी हैं। हमारे पास 1988 तक के आंकड़े हैं कि इन जंगलों का मालिक कौन था। करीब 24,03,000 हेक्टेयर वन विभाग के पास थे। 24,03,000? हाँ। 6,26,500 हेक्टेयर सिविल मैनेजमेंट के पास, 2,07,100 हेक्टेयर पंचायतों के पास और लगभग 16,500 हेक्टेयर निजी हाथों में थे। ये बंटवारा क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये जंगल सिर्फ सरकार की संपत्ति नहीं है, बल्कि स्थानीय समुदाय भी इनके हिस्सेदार और रखवाले हैं। लेकिन वनस्पतियों में भी बहुत विविधता है। पश्चिमी हिमालय में आपको चीड़ और देवदार जैसे शंकुधारी पेड़ मिलेंगे, तो पूर्वी हिमालय
वो रोडोडेंड्रॉन के फूलों से भरा पड़ा है। लेकिन सोर्स ये भी बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में ये हरा सोना कम हुआ है। ईंधन, चारे और लकड़ी के लिए बढ़ती मांग, कुप्रबंधन और अवैध कटाई ने जंगलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। और ये एक सीधा असर है बढ़ती आबादी का। जब इंसानी जरूरतें बढ़ती हैं तो उसका सबसे पहला दबाव जंगलों पर ही पड़ता है। जंगलों से ही जुड़ा एक और मुद्दा है पानी की शक्ति का इस्तेमाल, मतलब जल विद्युत। 1994 के एक आकलन के अनुसार भारत की कुल जल विद्युत क्षमता 60% लोड फैक्टर पर 41 मिलियन किलोवाट्स थी। 41 मिलियन किलोवाट्स, और इस क्षमता में हिमालय का हिस्सा वो शेर जैसा है। 41 मिलियन में से अकेले 24 मिलियन किलोवाट्स की क्षमता हिमालय की नदियों में है। 24 मिलियन मतलब आधे से भी ज्यादा। हाँ, आधे से बहुत ज्यादा। जबकि पश्चिमी घाट में ये सिर्फ 6 मिलियन किलोवाट्स है। ये दिखाता है कि ऊर्जा के मामले में हिमालय देश के लिए कितना जरूरी है। जाहिर है सरकार ने इस क्षमता को इस्तेमाल करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया है। टिहरी बांध, नाथपा झाकड़ी, चमेरा, ये नाम हम सबने सुने हैं। हाँ, और ये प्रोजेक्ट्स उत्तरी भारत की बिजली की जरूरतें पूरी करने के लिए बहुत बड़े हैं। कुछ सूक्ष्म स्तरीय परियोजनाएं निजी क्षेत्र को भी दी गई हैं। लेकिन यहाँ फिर वही सवाल खड़ा होता है, विकास बनाम पर्यावरण। बिल्कुल, एक बड़ा बांध बिजली तो देता है, लेकिन उसकी एक बड़ी सामाजिक और पर्यावरणीय कीमत भी होती है। सही कहा। तो एक तरफ विकास का दबाव है, दूसरी तरफ बढ़ती आबादी का। सोर्स कहते हैं कि अब हिमालय के दुर्गम इलाकों में भी जमीन पर कब्जा हो रहा है। इन दबावों के बावजूद हिमालय की खूबसूरती बेजोड़ है। ट्रैकिंग, स्कीइंग, पर्वतारोहण, फिशिंग, घुड़सवारी, नौका विहार, ये सिर्फ एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं है, ये लाखों लोगों के रोजगार का जरिया भी हैं। तो असल में हिमालयी राज्यों का सबसे बड़ा मनोरंजक संसाधन उनकी कुदरती खूबसूरती और सांस्कृतिक विरासत ही है। बिल्कुल। चलिए, इसी बात को और गहराई से समझने के लिए एक राज्य पर फोकस करते हैं जो हिमालय की कहानी का एक बेहतरीन उदाहरण है, हिमाचल प्रदेश। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार इसका कुल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। 55,673। इसमें एक दिलचस्प बारीकी है। कुल क्षेत्रफल में से सिर्फ 32,271 वर्ग किलोमीटर जमीन ही राज्य के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अच्छा, यानी लगभग 58% ही? बाकी का क्या? बाकी का बड़ा हिस्सा या तो घने जंगल, बर्फीले पहाड़ या ऐसी जमीन है जिसका हिसाब किताब मुश्किल है। और जिलों में भी जमीन आसमान का फर्क है। हमीरपुर सबसे छोटा जिला है, सिर्फ 1,118 वर्ग किलोमीटर का, जो कुल क्षेत्रफल का महज 2.01% है। और दूसरी तरफ है लाहौल स्पीति, 13,835 वर्ग किलोमीटर के साथ। ये अकेले ही राज्य का लगभग 1/4 मतलब 24.85% हिस्सा घेर लेता है। इस राज्य के बनने की कहानी भी इसके भूगोल जितनी ही दिलचस्प है। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस के तौर पर वजूद में आया। जी। ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस, इसका ठीक क्या मतलब हुआ? इसे आज के केंद्र शासित प्रदेश जैसा समझिए, यानी इसका शासन सीधे केंद्र सरकार के एक अधिकारी, चीफ कमिश्नर, के हाथ में था। ये कोई साधारण विलय नहीं था। हाँ, 30 रियासतों का विलय हुआ था। 30, कुछ बड़ी और ताकतवर तो सिर्फ कुछ गांव जितनी छोटी रियासतें थीं। क्या हम उन सभी के नाम जान सकते हैं? बिल्कुल। भागट, भज्जी, बागल, बैजा, बलसन, बुशहर, चंबा, दरकोटी, डलाथ, ढाड़ी, धामी, घुंड, जुब्बल, खनेटी, कोठी। कुमारसेन, कुनिहार, कुठार, मंडी, मधान, महलोग, मंगल, रतेश, क्युंथल, रावनगढ़, सांगरी, सिरमौर, सुकेत, थोरोच और ठियोग। सोचिए, उन सबको एक झंडे के नीचे लाना कितना मुश्किल रहा होगा। और इन सबको मिलाकर तब 4 जिले बनाए गए थे, चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर। कुल क्षेत्रफल था 27,169 वर्ग किलोमीटर। जी। फिर 1951 में इसे भाग सी राज्य बनाया गया। पार्ट सी राज्य, ये एक और नया शब्द है। हाँ, पार्ट सी राज्य भी केंद्र द्वारा ही शासित होते थे, लेकिन उन्हें अपनी सीमित विधानसभा रखने की इजाजत थी। ये पूर्ण राज्य बनने की दिशा में एक अगला कदम था। और फिर 1 जुलाई 1954 को पड़ोसी पार्ट सी राज्य बिलासपुर का भी हिमाचल में विलय हो गया। और ये 5वां जिला बना। इससे 1,068 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल और जुड़ गया। बिल्कुल। लेकिन ये सफर सीधा नहीं था। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद
हिमाचल को वापस एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ऐसा क्यों? आयोग का मानना था कि उस वक्त हिमाचल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं था। आयोग में न्यायमूर्ति फजल अली, एच.एन. कुंजरू और के.एम. पणिक्कर थे। उनकी राय थी कि इसे पंजाब में मिला देना चाहिए, लेकिन स्थानीय नेताओं के जोरदार विरोध के कारण इसे एक अलग इकाई के रूप में बनाए रखा गया, भले ही केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर। अच्छा, तो ये इसकी पहचान बचाने की एक बड़ी लड़ाई थी। जी हाँ, और ये केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 25 जनवरी 1971 तक चला, जब इसे आखिरकार पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। लेकिन इस बीच भी बहुत कुछ बदला। 1960 में महासू जिले की चीनी तहसील को अलग करके एक अलग प्रशासनिक इकाई किन्नौर जिला बनाया गया, तो जिलों की संख्या 6 हो गई। हाँ, और 1963 में राज्य को एक प्रादेशिक परिषद दी गई। और फिर आया 1 नवंबर 1966 का दिन, जो शायद हिमाचल के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। निश्चित रूप से, जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ और हरियाणा अलग राज्य बना, तो पंजाब के पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश में मिला दिए गए। कौन कौन से इलाके थे ये? कुल्लू, कांगड़ा, शिमला और होशियारपुर जिले के कुछ पहाड़ी क्षेत्र और गुरदासपुर जिले का डलहौजी। और इस एक फैसले ने हिमाचल का नक्शा ही बदल दिया। 4 नए जिले बने। हाँ, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और शिमला, और डलहौजी का चंबा जिले में विलय हो गया। तो इस विलय के बाद के आंकड़े क्या कहते हैं? इस विलय के बाद हिमाचल प्रदेश में 10 जिले हो गए। क्षेत्रफल बढ़कर 55,673 वर्ग किलोमीटर हो गया और 1961 की जनगणना के अनुसार आबादी 28.12 लाख हो गई। यहीं से पुराने और नए हिमाचल की अवधारणा का जन्म हुआ। और फिर 1 सितंबर 1972 को आखिरी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। जी, कांगड़ा जिले को बांटकर 2 और जिले बनाए गए, हमीरपुर और ऊना। और महासू जिले का भी पुनर्गठन हुआ। हाँ, उसे शिमला और सोलन जिलों के रूप में पुनर्गठित किया गया। शिमला शहर को पूर्व महासू जिले के साथ मिलाकर शिमला जिला बनाया गया और नालागढ़ और कंडाघाट के क्षेत्रों को सोलन जिले में जोड़ा गया। और 1972 के बाद से प्रशासनिक ढांचे में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, सिवाय नई उप तहसीलों के निर्माण के। सही। तो ये जो पुराना और नया हिमाचल है, जिसकी बात आपने 1966 के विलय के बाद की, ये सिर्फ एक भौगोलिक बंटवारा है या इसका कोई गहरा मतलब है? ये सिर्फ भूगोल नहीं, बल्कि संस्कृति, बोली और राजनीतिक पहचान का भी सवाल है। पुराना हिमाचल वो इलाके हैं जो 1966 से पहले का हिस्सा थे, यानी चंबा, किन्नौर, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर और शिमला। पर यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि शिमला जिले में राजधानी शहर को छोड़कर पुराने हिमाचल के क्षेत्र शामिल हैं। अच्छा, और नया हिमाचल वो इलाके हैं जो पंजाब से आए? कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर और ऊना। बिल्कुल। और बीच में है सोलन जिला, जिसकी एक मिलीजुली पहचान है। इसकी 2 तहसीलें सोलन और अर्की पुराने हिमाचल से हैं और 3 तहसीलें कसौली, नालागढ़ और कंडाघाट नए हिमाचल से हैं। तो ये विभाजन आंकड़ों में कैसे दिखता है? 1991 की जनगणना रिपोर्ट में इसका जिक्र है। हाँ, उस रिपोर्ट के अनुसार पुराना हिमाचल, जिसके पास राज्य का 48.4% क्षेत्रफल था, में 52.3% आबादी रहती थी। जबकि नया हिमाचल, जिसके पास 51.6% क्षेत्रफल था, में 47.7% आबादी थी। ये दिखाता है कि पंजाब से आए इलाके क्षेत्रफल में तो ज्यादा थे, लेकिन आबादी का घनत्व पुराने इलाकों में ज्यादा था। बिल्कुल। और ये आंकड़े सोलन जिले को छोड़कर हैं, जो इसकी मिलीजुली प्रकृति को और भी उजागर करता है। एक शानदार भूमि का वाकई एक जटिल और समृद्ध इतिहास। हिमालय के सफर में हमने देखा कि कैसे प्रकृति और इंसान मिलकर एक राज्य की कहानी गढ़ते हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्र में, जिसका इतना जटिल प्रशासनिक विकास हुआ है और जो कुदरती खजानों से मालामाल है, भविष्य में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? क्या हम हिमालय की शक्ति का इस्तेमाल उसकी आत्मा को बिना नुकसान पहुंचाए कर सकते हैं?